पूर्णिया सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली और एहतियातन सिविल कोर्ट और उसके आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया। सिविल कोर्ट कैंपस में बम निरोधक दस्ता पहुंचा और सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल सिविल कोर्ट में पहुंच चुकी है। चप्पे चप्पे की जांच हो रही है। सिविल कोर्ट के कई कर्मी और जज के अलावा वकील भी वहां पर है और सदर एसडीपीओ ने कहा कि एक धमकी भरा ईमेल आया था और इसके बाद पूरे इलाके की जांच हो रही है। इसके साथ ही बगल के स्कूल सेंट पीटर्स स्कूल को खाली करा लिया गया है। छात्रों को घर वापस भेज दिया गया। सिविल कोर्ट कैंपस में बाहरी लोगों के प्रवेश की अनुमति नहीं और सिविल कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा न्यूज 18 संवाददाता कुमार प्रवीण ने लिया है। उनकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद सिविल कोर्ट को खाली करवा लिया गया है। इस पूरे परिसर को खाली कराने के बाद वहां पर आने जाने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है और आपको बता दें कि बम निरोधक दस्ता वहां पर पहुंचकर जांच में जुटी है। कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था अब सख्त कर दी गई है, लेकिन सवाल है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो बार बार बिहार के अलग अलग कोर्ट को धमकी भेज रहे हैं और बम से उड़ाने की धमकी बार बार देने के बाद भी अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं दिख रही। वो सूचना प्रोवाइड की गई है तो बेस्ड ऑन वो सूचना हम लोग एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारी टीम्स ऑन द वे है। अभी कोर्ट कैंपस कम्प्लीटली क्लियर है और सिक्योर्ड है। एक बार टीम आ जाती है हम लोग क्लियरेंस करेंगे, उसके बाद फिर आधिकारिक तौर पे आपको बयान दिया जाएगा। जो भी विसिनिटी के हैं उसको हम लोग क्लोजर करके रखें प्रिकॉशनरी बेसिस पे। वो मैंने अभी पढ़ा नहीं है, वो मेरे पास आधिकारिक तौर पे जब आ जाएगा तो कब आया सर? हम लोग को सूचना दी गई है। मेरे पास वर्बल सूचना आई है। ठीक है, हाँ, बगल पास का जो भी पेरीमीटर है उसको हम लोग क्लियर करके रखे हैं। बिहार में लगातार पटना हो, अररिया हो, किशनगंज हो, उसी क्रम में धमकी और मेल सबको देखिए सिविल कोर्ट उड़ा देंगे, जज को उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमको लगता है कि ये सोची समझी एक रणनीति आतंकियों ने बनाया है, जिस एक आतंक का वातावरण हो, पैनिकी फैले पब्लिक में। और आप लोग जानते हैं कि कचहरी ऐसा परिसर है जहाँ जिले के तमाम लोग आते हैं। और देखिए, पूर्णिया के बाद बक्सर सिविल कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली और बक्सर सिविल कोर्ट के जिला जज के मेल पर बम से उड़ाने की धमकी मिली। सूचना मिलने के बाद सिविल कोर्ट परिसर को यहां भी खाली कराया गया। भारी संख्या में पुलिस फोर्सेस की तैनाती है। पूरे कोर्ट परिसर की जांच हो रही है। बम निरोधक दस्ता पूरे सिविल कोर्ट परिसर में जांच कर रही है और सूचना के बाद पूरा सिविल कोर्ट परिसर खाली हो चुका है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये बक्सर सिविल कोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बम की सूचना मिलने के बाद कोर्ट में कामकाज को भी रोका गया है। बक्सर सिविल कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी जिला जज के मेल पर मिली है। उसके बाद बक्सर एसपी ने पूरे बक्सर सिविल कोर्ट परिसर को खाली कराया है। तमाम अधिवक्ता और जो यहाँ पर मुकदमे के लिए लोग पहुँचे थे उन्हें बाहर कर दिया गया है और पुलिस के द्वारा तमाम जो पुलिस के विंग हैं, डॉग स्क्वाड की टीम और बम निरोधक दस्ता बक्सर सिविल कोर्ट परिसर में चप्पे चप्पे की जाँच कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो रैपिड एक्शन फोर्स और जो तमाम जो बक्सर जिला पुलिस बल के जो पुलिसकर्मी हैं वो पुलिस लाइन से भी यहाँ बुलाए गए हैं और वज्र वाहन को बुलाया गया है। जिस तरह से मेल आया है डिस्ट्रिक्ट जज के सरकारी मेल पर कि बक्सर सिविल कोर्ट में 5 धमाके किए जाएंगे, इस पूरे मामले के बाद बक्सर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पूरे जो परिसर है उसकी जांच शुरू कर दी गई है। बम निरोधक दस्ते की जो पुलिस है वो यहाँ पहुँची और पूरे परिसर की जाँच की जा रही है। इस पर आज न्यूज़ 18 बक्सर। और सिर्फ इसी हफ्ते की बात कर ली जाए तो एक दो नहीं, कई बार बिहार में सिविल कोर्ट को उड़ाने और कोर्ट परिसर में बम रखे जाने की धमकी दी जा चुकी है, जिसकी वजह से कोर्ट की सुनवाई और कार्यवाही पर सीधा असर हुआ। सोमवार 9 फरवरी को बिहार के 3 सिविल कोर्ट पटना, भागलपुर और औरंगाबाद को धमकी दी गई और इसके बाद कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया। तो सिविल कोर्ट को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बार बार कौन ये धमकी दे रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। बार बार आखिर कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी क्यों जा रही है और इतनी धमकियों के बाद क्या कर रही हैं जांच एजेंसियां? अब तक उन लोगों के नाम क्यों नहीं सामने हैं? आखिर इनका मकसद क्या है जो बार बार कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दे रहा है?
और सिर्फ इसी हफ्ते की बात करें तो एक दो नहीं, कई बार बिहार में सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने और कोर्ट परिसर में बम रखे जाने की धमकी दी जा चुकी है, जिसकी वजह से कोर्ट की सुनवाई और कार्यवाही पर सीधा असर हुआ। सोमवार 9 फरवरी को बिहार के 3 सिविल कोर्ट पटना, भागलपुर और औरंगाबाद को धमकी दी गई और इसके बाद कोर्ट परिसर को खाली कराया गया। और देखिए, फिर 11 फरवरी को एक बार फिर से पटना और किशनगंज सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है और अगले ही दिन एक बार फिर से 12 फरवरी को पटना और अररिया सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलती है। इसके बाद देखिए, अररिया में तो जज के चैम्बर को ही उड़ाने की धमकी दे दी गई और आज लगातार तीसरा दिन है जब एक बार फिर से सिविल कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। और आज भी पूर्णिया और बक्सर सिविल कोर्ट को कुछ ऐसी ही धमकी आई और अब पुलिस इसे गंभीरता से लेते हुए जांच कर रही है। बार बार धमकी के पीछे कोई बड़ी साजिश है या फिर किसी की शरारत, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। विस्तार से ये हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कब कब बिहार के अलग अलग कोर्ट को धमकी दी गई। आज बक्सर और इसके साथ ही पूर्णिया कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और बार बार कौन दे रहा है कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, इसकी जानकारी अब जुटाई जा रही है। दानापुर की खबर की बात करते हैं। दानापुर के फुलवारी शरीफ में कोचिंग की छत से गिरने से 12वीं की छात्रा की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। संदिग्ध स्थिति में हुई मौत को लेकर पुलिस ने डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर दिया है और इसके बाद कोचिंग को सील कर पूरे मामले की जांच हो रही है। दरअसल जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना मामले में पुलिस की काफी किरकिरी हुई और इसके बाद पुलिस अब फूंक फूंक कर कदम रख रही है। बता दें कि करीब 17 साल की छात्रा की मौत कोचिंग की छत से गिरने से हो गई है और इसके बाद परिजनों ने धक्का देकर हत्या की आशंका जाहिर की। इसके साथ ही परिजनों का कहना है कि बच्ची के साथ गलत हरकत भी हो सकती है, इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज में भी छात्रा ऊपर जाती हुई दिख रही है। फिर ये जो सीसीटीवी फुटेज है, इसमें आप ये दूसरा सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं जिसमें कई लोग नीचे उतरते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जो पहला सीसीटीवी फुटेज है उसमें कुछ ही देर में एक लड़का तेजी से नीचे की तरफ आता है। फुटेज के आधार पर अब 3 संदिग्धों को चिन्हित किया गया, हिरासत में लिया गया और पूछताछ हो रही है। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं लोहरदगा, जहां क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल आज है और यहां पर सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे हुए हैं। ये मंच की तस्वीर आप देख रहे हैं। चीफ गेस्ट के तौर पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे हुए हैं। लाइव तस्वीरें आपके सामने। इसके साथ ही आप देख रहे हैं मंच पर कई लोग मौजूद है। वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह भी शामिल हैं इस कार्यक्रम में, इसकी जानकारी है। गौरव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या चल रहा है वहां पर, विस्तार से बताइएगा। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि बालदेव साहू मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट की ये तस्वीर है जहां आज फाइनल खेला जा रहा है और फाइनल लोहरदगा अलायंस और उसके साथ साथ पलामू की टीम के बीच खेला जा रहा है। खास बात और मुख्य बात ये है कि इस टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग और उनके साथ साथ हरभजन सिंह शामिल हुए हैं। हरभजन सिंह ने लोहरदगा टीम की जर्सी भी पहन रखी है और उनके साथ साथ पूर्व भारतीय बल्लेबाज और वर्तमान में झारखंड जेएससीए के प्रमुख मेंबर सौरभ तिवारी भी आपको मंच पर दिख जाएंगे। ये फाइनल का मुकाबला है और इस फाइनल के मुकाबले के लिए लोहरदगा और उसके साथ साथ पलामू के बीच का मुकाबला था। ये पूर्व सांसद धीरज साहू, राज्यसभा से पूर्व सांसद थे कांग्रेस के, उनके द्वारा ये आयोजित टूर्नामेंट है और इस टूर्नामेंट में रांची समेत राज्य के अलग अलग जिलों की टीम ने हिस्सा लिया था। फाइनल का मुकाबला पलामू और लोहरदगा के बीच जब खेला जा रहा था तो उस दौरान पहले बल्लेबाजी करते हुए पलामू की टीम ने 140 रनों का जो लक्ष्य है वो दिया था, जिसका पीछा करते हुए लोहरदगा की टीम ने 96 रन बोर्ड पर लगा लिए हैं 11 ओवर में। 20-20 ओवर का ये मुकाबला है, लेकिन इन तमाम चीजों के साथ साथ सबसे जो महत्वपूर्ण तस्वीर है वो ये है कि इस मैदान में यहाँ इस मैच का लुत्फ उठाने के लिए वीरेंद्र सहवाग और उनके साथ हरभजन सिंह शामिल हुए हैं। दोनों ही खिलाड़ियों को देखने के लिए पूरे लोहरदगा के साथ साथ राज्य के जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। सौरभ तिवारी और हरभजन सिंह के बीच गुफ्तगू हो रही है, क्योंकि जब आप हरभजन सिंह और वीरेंद्र सहवाग की बात करेंगे तो आप देखिए कि हरभजन सिंह वहां बच्चे जो बैट लेकर आ रहे हैं उनके बल्ले पर ऑटोग्राफ दे रहे हैं और यही दर्शाता है कि कितने पॉपुलर
अपने वक्त में जब हरभजन सिंह और वीरेंद्र सहवाग मैदान में हुआ करते थे तो उस दौरान इनका क्या क्रेज रहा होगा। यही क्रेज दर्शाता है कि जिस नए बच्चे, जिस नए जनरेशन की हम बात करते हैं, चाहे वो जेन जी की बात करें या जेन अल्फा की, तमाम बच्चे भी जब मैदान में आ रहे हैं तो 90 के दौर में अपने क्रिकेट का जौहर दिखाने वाले उन खिलाड़ियों से रूबरू हो रहे हैं, उनके ऑटोग्राफ्स ले रहे हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जब वो क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट प्रशंसक है, क्रिकेट के मैदान में है, तो वो जरूर चाहेगा कि वो इन खिलाड़ियों की तरह बने जिनके नाम कई जो रिकॉर्ड हैं वो दर्ज हों। अब यहाँ फाइनल का मुकाबला आज खेला जा रहा है। कुछ ही देर में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो भी शामिल होने के लिए आएंगे। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री यहाँ मंच पर आए हुए हैं, खिलाड़ियों से उनकी जो मुलाकात है वो हो रही है। हरभजन सिंह के साथ वो फोटोग्राफ ले रहे हैं और उसकी ये तस्वीर है। झारखंड के सभी जो बड़े लीडर्स हैं वो आज आपको इस मंच पर इस वजह से दिख जाएंगे क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री कुछ ही देर के बाद यहां पहुंचने वाले हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां पहुंचेंगे। उससे पहले तमाम खिलाड़ियों का यहां स्वागत किया जा रहा है और तमाम जो इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे हैं उनके द्वारा यहां के खिलाड़ियों का हौसला अफजाई भी किया जा रहा है, क्योंकि लोहरदगा का ये मैदान ऐतिहासिक मैदान है। बालदेव साहू मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का जब आयोजन किया गया है तो जिस तरीके से अब तक का रोमांच पूरे टूर्नामेंट में देखने को मिला है। आप देखिए ये फोटो सेशन हो रहे हैं। तमाम कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, कांग्रेस के सब प्रभारी बेला प्रसाद हो, तमाम लोग यहाँ मंच पर मौजूद हैं और उनकी जो तस्वीर है वो एक साथ ले लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि चाहे वो हरभजन सिंह हो या वीरेंद्र सहवाग हो, दोनों ही खिलाड़ियों में अपने वक्त में कितना पोटेंशियल रहा था। क्योंकि अगर क्रिकेट की बात करें तो ये दौर अभी इस वक्त का है जिसमें से कि T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और इस वर्ल्ड कप के दौरान जब खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की बात आएगी, आप देखिए स्वास्थ्य मंत्री बातचीत करते हैं, संभवतः वो जो है टेलीफोन नंबर भी शायद साझा करेंगे और उसी को लेकर कुछ बातचीत रही होगी और वही बातचीत मंच के ऊपर भी आपको देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ अगर हम मैदान की बात करें तो ये मैदान भी बिल्कुल कोई अंतर्राष्ट्रीय मैदान से कम आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि रोमांचक मुकाबला है ये और इस रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए लोहरदगा ही नहीं बल्कि राज्य भर से खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं। फाइनल का ये मुकाबला है पलामू जैगलर्स और लोहरदगा लायंस के बीच का है। तो किनके बीच ये फाइनल मुकाबला होने जा रहा है और किस तरीके की तैयारी आज के लिए है? बिल्कुल, हमने आपको बताया कि ये फाइनल मुकाबला लोहरदगा लायंस और उसके साथ पलामू रेंगलर्स जो हैं इन टीम के बीच खेली जा रही है। और इस फाइनल के मुकाबले में लोहरदगा लायंस दूसरी पारी में बल्लेबाजी कर रही है। पहले पारी में बल्लेबाजी करते हुए पलामू की टीम ने 140 रनों का लक्ष्य 20 ओवर में दिया था, जिसे ऐसा अब तक के जो मैच प्रेडिक्शंस है वो लग रहे हैं कि आसानी से लोहरदगा की टीम हासिल कर लेगी। क्योंकि तमाम जानकारी के लिए गौरव आपका। तो ये लोहरदगा की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर आज फाइनल मुकाबला है क्रिकेट टूर्नामेंट का, उसी की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। और आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से बिहार की खबरों पर लौटेंगे। दानापुर के फुलवारी शरीफ में कोचिंग की छत से गिरने से 12वीं की छात्रा की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर पुलिस के डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन है और इसके बाद कोचिंग को सील कर पूरे मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। दरअसल जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना मामले में पुलिस की काफी किरकिरी हुई थी। पुलिस अब फूंक फूंक कर कदम रख रही है। बता दें कि 17 साल की छात्रा की मौत कोचिंग की छत से गिरने से हो गई और इसके बाद परिजनों ने धक्का और इसके साथ ही बच्ची के साथ गंदी हरकत करने की आशंका जाहिर की है। सीसीटीवी फुटेज जो कि आप देख रहे हैं, इसमें देखिए कुछ लोग नीचे की तरफ आते हुए आपको दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये छात्रा की मौत वाले दिन का सीसीटीवी फुटेज है। छात्रा ऊपर की तरफ पहले जाती है और फिर कुछ देर बाद कुछ लड़के तेजी से नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज और इसके आधार पर 3 लोगों को संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र के अंतर्गत एम्स गुलम्बर के पास एक बिल्डिंग है। यहाँ पर बच्ची ट्यूशन पढ़ने के लिए आई थी और उम्र लगभग 16 वर्ष के आसपास उनके परिजनों द्वारा अभी बताई गई है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भर्ती कर दिया गया है और इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन बच्ची का कराया जा रहा है। साथ ही साथ एफएसएल की टीम को भी घटनास्थल पर बुला लिया गया है। उसने भी जो वैज्ञानिक ढंग से साक्ष्य संकलन हो सकता है वो सारे पहलुओं पर उसने साक्ष्य संकलन किया है और उसमें डॉग स्क्वाड की टीम को भी हम लोगों ने इसमें बुला लिया है
और बच्ची की पहचान हो गई है। उनके परिजनों से भी हम लोगों ने बात कर ली है और आगे की इसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और सारे बिंदुओं को हम लोग इसमें देखेंगे और सभी बिंदुओं पर बृहद जांच की जाएगी और इसकी जांच हेतु और इसमें एक टीम, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसडीपीओ फुलवारी 1 के नेतृत्व में हम लोगों ने बनाई है। इसमें बच्ची आया था सर कोचिंग में पढ़ने आया 8 बजे पढ़ने आया। वहाँ से गार्ड था, वहाँ से उतरा, टेम्पू से गया। इस पर तीन गो लड़का था सर। वो देखा जैसे ही बच्ची हमको पहला फ्लावर पर चढ़ा है, वो पीछे वो लड़का यहाँ से गया है और ऊपर था। बड़ी बच्ची को धर दिया है, धर के 3 तल्ला पर, वो 9 तल्ला पर ले जाए और ले जाके माने मारा गया है सर। मार के उसके बाद देखिए वहाँ से सर वहाँ गिरा दिया है। और वहीं पटना के फुलवारी शरीफ में कोचिंग की छत से गिरकर छात्रा की मौत का मामला अब सियासी गलियारों तक पहुंच चुका है। विपक्ष ने इस घटना को लेकर विधि व्यवस्था पर सवाल उठाए, जिस पर जेडीयू विधायक श्याम रजक ने भी जवाब दिया। श्याम रजक ने इसे सिर्फ एक हादसा बताया है और कहा कि पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में है, इसे विधि व्यवस्था से जोड़कर देखना सही नहीं होगा। कोई विधि व्यवस्था के कारण वो घटना नहीं घटी है, घटना घटी है, उसकी निंदा हम लोग करते हैं और पकड़ाए भी हैं कुछ लोग। वो एक संजोग कहिए, वो गए और वहाँ हुआ, ऐसा है। उसको आप लॉ एंड ऑर्डर से नहीं जोड़ सकते हैं। कहीं हर घर पर तो पुलिस नहीं रहेगी, लेकिन जो दहशत है अपराधियों में, अब कोई जो अपने मन से या मन का विक्षिप्त हो वो कुछ ऐसा कर ले, तब उसका कोई तो इलाज नहीं है। उसका इलाज यही है कि उनको जेल में भेजा जाएगा, अब भेजा जा रहा है। और विधि व्यवस्था के इस सवाल पर SC/ST कल्याण मंत्री लखिंद्र पासवान ने भी विपक्ष को दो टूक जवाब दिया कि पहले अपराधियों को संरक्षण मिलता था, लेकिन अब कार्रवाई होती है, अपराध होता है तो उसका निष्पादन भी हो रहा है, उसका निष्पादन भी होता है। मैं ये नहीं कहता हूं, जब घटना पहले के क्राइम होता था तो क्राइमर को छूट दी जाती थी, मुख्यमंत्री के एक अन्य मार्ग से उसको प्रोत्साहन दिया जाता था। लेकिन आज बिहार के अंदर कोई क्राइम होता है तो जो भी क्राइमर कितना बड़ा क्यों नहीं हो, उनका या तो जेल के सलाखे के अंदर उनकी जगह होती है या उन्हें काउंटर की जाती है। कोई अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष गायब है, लेकिन एक्स पोस्ट के जरिए मुख्यमंत्री को ऐसे शब्दों का, देखिए वो एक्स पोस्ट करेंगे, उनके दल के लोग व्यक्तिगत आरोप करेंगे। अरे भाई, मुख्यमंत्री जी देखे कल सदन में कि अगर नेता माननीय विधायक नाम नहीं लेंगे, उनको कुछ बोले तो सीधे कहाँ पर आ दे रही। देखिए, आरोप प्रत्यारोप की भी एक सीमा होती है, एक मर्यादा होती है, और मर्यादा तो ये लोग कभी जानते नहीं हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए सुपौल से आपके सामने एक बड़ी खबर रखते हैं। पेनोरमा ग्रुप पर आयकर विभाग की दबिश और 65 घंटे तक चली आयकर विभाग की छापेमारी। कैश, लेजर और दस्तावेज के साथ टीम रवाना हो चुकी है। पेनोरमा ग्रुप के छातापुर में ये छापा पड़ा था और इसी मामले में आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं कि कैश, लेजर और दस्तावेज के साथ टीम रवाना हो चुकी है। पेनोरमा ग्रुप के ठिकानों पर रेड की गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर, सुपौल से बड़ी जानकारी मिल रही है। पेनोरमा ग्रुप पर आयकर विभाग की दबिश, कई ठिकानों पर ये दबिश थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहां काम करने वाले कई कर्मचारी ऐसे थे, उनकी भूमिका भी संदिग्ध रही और उनके ठिकानों पर भी छापेमारी आयकर विभाग की टीम कर रही थी। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि 65 घंटे के छापे के बाद अब भी फिलहाल दस्तावेज लेकर टीम वहां से रवाना हो चुकी है। पेनोरमा ग्रुप का ये मामला है। करीब 65 घंटे तक छापेमारी चली है, दस्तावेजों को खंगाला गया है। जो जानकारी थी उसके हिसाब से ये छापा पड़ा, कार्रवाई की गई। पेनोरमा ग्रुप के कई ठिकानों पर रेड पड़ी हुई थी और फिलहाल ये रेड खत्म हो गई है। जो जानकारी मिल रही है कि पेनोरमा ग्रुप के ऊपर जो छापेमारी चल रही थी, वहां से दस्तावेज लेकर टीम रवाना हुई। और अररिया की खबर अब आपके सामने रखेंगे, जहां अररिया के फारबिसगंज में सीनियर डिप्टी कलेक्टर की डॉक्टर के साथ हाथापाई का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आज फारबिसगंज में सभी प्राइवेट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। IMA के प्रेसिडेंट डॉक्टर मोइज ने बताया कि 48 घंटे के भीतर अगर अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होती तो फिर बड़ा आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। ये CCTV फुटेज जिसको देखकर नाराजगी है।
सीनियर डिप्टी कलेक्टर राम बाबू कुमार के द्वारा जो है डॉक्टर दीपक पर मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद बवाल मचा हुआ है। डॉक्टरों में काफ़ी गुस्सा है। कल जो डॉक्टर दीपक के साथ वारदात हुआ है ये बहुत ही अफसोसनाक है, निंदनीय है। और जो टीम वहां गई थी उनका आचरण व्यवहार अच्छा नहीं था डॉक्टर के प्रति। और एक जांच टीम का भी जो काम होना चाहिए वो काम हम समझते हैं कि वो करने नहीं गए थे, वो मारपीट करने ही गए थे। हम डिमांड करेंगे कि जो पदाधिकारी दोषी हैं, जिलाधिकारी महोदय से भी हम डिमांड करते हैं कि उनको उनके कृत्य का सज़ा मिलना चाहिए। और हमारा एक ही डिमांड है कि वो पदाधिकारी को अविलंब सस्पेंड किया जाना चाहिए। और अगर सस्पेंशन नहीं होगा तो आगे की कार्रवाई हम लोग फिर जैसे फैसला करेंगे क्या करना है। और विदिन 48 आवर्स हम लोग फैसला करेंगे। अगर उसका सस्पेंशन नहीं होता है यकीनन हम लोग जैसे उससे बड़ा कदम उठाने वाले हैं। जो जेन्युइन डॉक्टर के क्लिनिक में घुसकर जो है उन्होंने मारपीट की है, तो उनका साफ तौर पर डीएम से मांग है कि ऐसे अधिकारी को जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए, तभी डॉक्टरों का गुस्सा शांत होगा। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। और वहीं पूर्व मध्य रेल के जीएम छत्रसाल सिंह आज धनबाद रेल मंडल के पतरातू में कई योजनाओं का निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी होनी है। इसको लेकर पटना जंक्शन से स्पेशल सलून से जीएम, डीआरएम और सभी अधिकारी पतरातू के लिए रवाना हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्पेशल ट्रेन से रवानगी की गई है। धनबाद रेल मंडल के निरीक्षण पर जीएम की तरफ से बैठक, पतरातू में कई योजनाओं का निरीक्षण होना है। के जीएम अभी इंस्पेक्शन करने के लिए निकल रहे हैं और इस वक्त हम तस्वीर आपको पटना जंक्शन की दिखा रहे हैं। देखिए पूरी टीम साथ में है और यहाँ से पतरातू के लिए अब रवाना हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि पतरातू में जो है कई चीज़ों का ये मुआयना करेंगे और उसके बाद जो है सौगात भी मिल सकती है। जरा बातचीत करेंगे हम। पतरातू धनबाद मंडल का एक प्रमुख कार्यस्थल है, तो हम लोग इसीलिए वहाँ जा रहे हैं जी। क्या सबसे उसमें देखना है? नहीं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा लोको शेड है पूर्व मध्य रेलवे का, जहाँ डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों तरह के लोको जो हैं वो उनका अनुरक्षण होता है। तो उसी सिलसिले में हम लोग वहाँ जा रहे हैं। वहाँ पे शेड की होल्डिंग कैपेसिटी का भी जो है एक प्रोजेक्ट चल रहा है बढ़ाने का, तो उसको भी जो है रिव्यू किया जाएगा। और वहाँ पे वैगन मेंटेनेंस का भी कार्य होता है पतरातू यार्ड में, तो वो भी हम लोग जाके देखेंगे। वंदे भारत को लेकर क्या कहेंगे सर? वंदे भारत नहीं, वंदे भारत के लिए यहाँ पे पाटलिपुत्र जंक्शन पे जो है एक अनुरक्षण यार्ड बन रहा है, तो भविष्य में जो है जब एक बार बन जाएगा तो उसके बाद ही जो है वहाँ पे वंदे भारत टाइप की गाड़ियों का जो है अनुरक्षण प्रारंभ हो जाएगा। पूर्व मध्य रेल के जीएम अभी इंस्पेक्शन करने के लिए निकल रहे हैं और लगातार आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ से अब पतरातू जाएंगे और पतरातू में जिन योजनाओं का भी निरीक्षण करेंगे उसके बाद कहा जा रहा है कि कई सौगातें मिल सकती है। तो फिलहाल देख सकते हैं कि स्पेशल जो ट्रेन है उससे यहाँ से अब जीएम जो है रवाना हो रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए इसी खबर के साथ